लोकतंत्र के विकास के लिए आज चर्चा करते हैं। प्रारंभ करने से पहले एक निवेदन, कुछ गहरे लंबे सांस ले लें और जब भी कुछ दिक्कत महसूस करें, शांत होना चाहें, अशांति हो, समाधान चाहें तो कुछ गहरे लंबे सांस ले लें। आप देखें प्रकृति आपका कितना साथ देती है। लोकतंत्र के समाधान के लिए इस भाग में पहले ओशो का एक दृष्टांत लेते हैं। लोकतंत्र के नाम पर ऐसे झूठों का प्रचार किया गया है और इतने लंबे अरसे से हम इस बात को भूल ही गए हैं कि इस प्रकार पुनर्विचार करने की ज़रूरत क्या है। कहा तो जाता है लोकतंत्र जनता का है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा है, लेकिन इतने बड़े झूठ भी बहुत बार दोहराए जाने पर सच कैसे मालूम पड़ने लगते हैं। एडोल्फ हिटलर कहा करता था कि मैंने तो झूठ और सच में सिर्फ एक ही फ़र्क पाया है, और वह फ़र्क यह है दोहराने का। झूठ नया सच है जो भी दोहराया नहीं गया, और सच पुराना झूठ है, परंपरागत, सदियों पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराया गया है। उसकी बात में थोड़ी सी सच्चाई है, क्योंकि न तो किसी देश में जनता का राज्य है, न किसी देश में जनता के लिए राज्य है, और न किसी देश में जनता के द्वारा राज्य है। लेकिन ये झूठ बड़े प्यारे हैं, बड़े मीठे हैं, जहरीले ज़रूर हैं, क्योंकि करोड़ों करोड़ों लोग आनंद से इन्हें पी जाते हैं। और जो लोग इन झूठों का प्रचार कर सकते हैं, राज्य करते हैं, उनका ही राज्य है, उनके ही द्वारा है और उन्हीं के हित में है। इस संदर्भ में एक रामायण का रहस्य है, दृष्टांत है, एक घटना है वाल्मीकि ऋषि की। जब ऋषियों ने वाल्मीकि को चुना, जो बाल्यावस्था में ही कुकर्म करने वाला हो और आगे ऋषि बन जाए, उसी का नाम वाल्मीकि कहलाता है। वे महान, प्रकांड, बुद्धिमान, ब्रह्मज्ञानी, तत्ववेता कहलाने लगे। ऋषि वाल्मीकि ने दशरथ से लेकर राम तक के जीवन का निर्माण किया। जीवन चरित्र जो कुछ उन्होंने किया, सब उस पोथी के रूप में निर्माण किया। वाल्मीकि जब रत्नाकर से राष्ट्रीय यज्ञ में परिणित होने लगे, तो उन्होंने नारद से कहा, महाराज, आप ही मेरे कल्याण का मार्ग दे सकते हैं, दीजिए। मैं इस द्रव को नहीं जानता, क्योंकि यह यज्ञ का द्रव है, अतः इसे ब्रह्मचारियों के मध्य रहना चाहिए। नारद ने उपदेश दिया, पंचक यज्ञ। पंचक यज्ञ पांचों ज्ञानेंद्रियों का संशोधन करो। लगभग 1 वर्ष तक नारद ने उसकी आत्मा को शुद्ध कराया। उसके पश्चात कहा कि तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम्हारा हृदय शांत हो जाए। चित्त उस समय शांत होता है जब मानव में क्रोध न रहे, न ममता और न मोह, न अभिमान। इन सब के समाप्त हो जाने के पश्चात तप ही तप आ जाता है। तप का तात्पर्य यह है कि प्राण अग्नि में इंद्रियों का तपना, इंद्रियों का संयम में लाने वाला पुरुष इंद्रियों को संयम में लाकर शुद्ध कर लेता है। इस प्रकार यह पंचक यज्ञ करने वाला पुरुष गायत्री छंदों का विवेकी बन जाता है। जब महर्षि वाल्मीकि विराजमान होकर गायत्री आदि छंदों वाले ऋषि बने, तो वे शास्त्रीय तथा वैदिकता में सुगठित कहलाए।
यहाँ ये बात भी होती है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है और विकास रोज होता है। अभी भी नया विकास संविधान में देश में रोज़ विकास हो रहा है। अब शादी के कार्डों में भी जन्म तिथि लिखनी अनिवार्य हो रही है, क्योंकि बाल विवाह को रोकने के लिए एक ये सुझाव आया और सरकार इस पर कर रही है। रामायण के इस तथ्य में भी हम देखें अगर, तो जो नारद ने पांच ज्ञानेंद्रियों का संशोधन पंच यज्ञ बताया, पंचक यज्ञ, उन्होंने उस समय ये रहा होगा, अब भी होता है। मृत्यु के संबंध में तो कुछ नहीं कर सकते, वो असली सच वही है, लेकिन सामान्यतः हम प्रकृति के ऊपर टाल देते हैं। अब आदमी चांद पे जाने लगा, सूरज की तरफ यान भारत के चले गए, दूसरे ग्रहों पे चल रहे हैं, चांद पे कॉलोनी बनाने का विचार चल रहा है। तो रामायण का ये पंचक यज्ञ अब जो है, इसका अभिप्राय ये हो सकता है जब मानव में क्रोध, ममता, मोह, अभिमान और इन सब की समझ आ जाए, सारे ईर्ष्या, क्रोध, इन सब की समझ आ जाए और वो इनका उपयोग करना सीख जाए, तो वो भी महान हो सकता है। अभी बात लोकतंत्र के संबंध में चल रहे हैं, तो लोकतंत्र में भी जैसे कि हमारे धर्मों का भी विकास हो रहा है, मानव जीवन का विकास हो रहा है, रहन सहन पिछले 20 सालों में इतना तेज़ी से बदल गया, हर चीज़ बदल रही है, तो हमारे संविधान कैसे स्थिर रह सकता है? संविधान में भी अब साफ हो रहा है कितना बदल गया। अभी नीति आयोग की एक बैठक में 4 मुख्यमंत्री संगठित और समन्वित शक्ति के रूप में पहुँचे। केरल के बीडी सतीशन, तेलंगाना के ए रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के DK शिव कुमार और तमिलनाडु के जोसेफ विजय ने एक साथ बैठक में प्रवेश किया और बैठक से निकलते हुए इन चारों ने भारतीय संघवाद की परिभाषा बदल दी। इन 4 राज्यों की संयुक्त शक्ति की अनदेखी करना असंभव है और ये दिशा दे रहे हैं। लोकसभा में इनके पास 104 सीटें हैं। ये राज्य एक देश की GDP का 26% उत्पन्न करते हैं और प्रत्यक्ष कर राजस्व में 30% का योगदान देते हैं। इनमें से किसी भी राज्य की सरकार केंद्र की सत्तारूढ़ व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। इन्होंने विपक्षी राजनीति ने दशकों से शोर की शक्ति समझने की भूल की है। दक्षिण में इन 4 नेताओं ने पहली बार बैठक में यह परंपरा तोड़ दी। वैचारिक रूप से एकजुट समूह के रूप में सामने आकर इन्होंने दक्षिणी एकजुटता को प्रभावशाली बना दिया। राष्ट्रीय मंच पर जो मुद्दा रखा है वह वास्तविक है, संवैधानिक व्यवस्था की उपज भी है। दक्षिण राज्यों ने हर प्रशासनिक और विकास मानक पर आदर्श संघीय नागरिकों का व्यवहार किया है। अगर आप देखें तो हमारा इन राज्यों में लिटरेसी दर जो है, साक्षरता दर कितना ज़्यादा है और हमारे इधर कितना कम है, इसलिए इनका मार्गदर्शन पूरे देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। दक्षिणी राज्यों ने हर प्रशासनिक और विकास मानक पर आदर्श संघीय नागरिकों का व्यवहार किया है। इन्होंने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया, राष्ट्रीय विकास के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से इन्होंने मानव संसाधन की मजबूत नींव तैयार की, अर्थव्यवस्थाएं विकसित की। जनगणना के बाद प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया में इन्हें संसदीय प्रतिनिधित्व में सुशासन और विकास को इनके हिसाब से दंडित किया जा रहा है, जबकि जनसंख्या विस्तार को पुरस्कृत किया जा रहा है। 56 वर्षीय रेवंत रेड्डी ने इस विरोधाभास को
सबसे प्रभावी राष्ट्रीय अभिव्यक्ति दी है। इन्होंने सिद्धांत दिया, एक क्षेत्रीय चिंता को संवैधानिक प्रश्न में बदल दिया, जिसका सामना किसी भी गंभीर संघीय लोकतंत्र को करना ही होगा। भारतीय विपक्षी राजनीति बार बार विफल हो रही है। भाजपा की संगठनात्मक उपस्थिति दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में अभी भी सीमित है। यहाँ की ये दिशा पूरे भारत के विकास के लिए आवश्यक है। आज यहीं विराम देते हैं और इस प्रश्न को बढ़ाने के लिए जन जन से एक ये निवेदन कि अब जनता को अपने विचारों को अवगत कराना चाहिए, विकसित करना चाहिए और अब तकनीक के माध्यम से सभी के पास पहुंचाने में के लिए हमारा ये प्रयास है कि आप अपने विचारों की वीडियो बनाकर हमें भेजें। हम इस तकनीक से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आप सभी का सहयोग आवश्यक है। आज यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।